अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया शेख और प्रोग्राम उम्मीद की किरण में आपके साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक है यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान से। तो चलिए मैं उनकी मुलाकात आपसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो रेहाना अजीज साहिबा जी, आप जो है अपना जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे नाज़रीन से आप खुद करवाइए। जी, नाम तो जिस तरह से आपने बता दिया कि मेरा नाम रेहाना अजीज है और मैं यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन हमने 2014 से रजिस्टर करवाई थी, जिसमें हमारा काम तालीम पे चल रहा है। जुवेनाइल जेल के अंदर जो बच्चे जेल के अंदर है उनकी एजुकेशन पे हमने काम किया है, ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन पे काम किया है। इसके अलावा हम थर गए हैं जनाब, वहाँ थर के बच्चों की एजुकेशन पे हमने काम किया और जिस जगह पे हमें फील हुआ कि काम नहीं हो रहा उस जगह पे जाना बहुत मुश्किल है, रसाई बहुत मुश्किल है, उन जगहों पर जाकर जी हमने काम किया है। जिस तरह थर जो है काफ़ी लोग नहीं वो करते कि किस तरह से, क्योंकि इतनी एक तो गर्मी होती है, ऊपर से जो हालात हैं वहाँ के, तो लोग नहीं समझते कि वहाँ पर जाकर काम करें क्योंकि सख्त होता है, मुश्किल होता है। तो हम थर गए, वहाँ पर जाकर हमने 2 स्कूल्स छोटे बनाए हैं यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से। तो और इसके अलावा जी कोयटा गए हैं, कोयटा में भी काफ़ी ऐसा है कि अब प्रॉपर काम वहाँ पे भी करना बहुत मुश्किल है, एजुकेशन पे स्टिल नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने काम किया। और जुवेनाइल जेल के अंदर इस वजह से ये मकसद था मेरा कि मैं काम करूँ क्योंकि तालीम जो है वहाँ पे नहीं दी जा रही है। बच्चा जब आता है इसको सज़ा जब दी जाती है तो वो और सख्त हो जाता है, जो मैंने सोचा, क्योंकि हमने प्रॉपर रिसर्च की थी। मैं खुद एक PhD की स्टूडेंट भी हूँ, तो रिसर्च से ये साबित, जो मैं वहाँ गई और जो मैंने देखा उसमें मेरे माइंड में एक चीज़ आई, क्यों ना हम इनको एजुकेट करें बजाय इसके कि उनको पनिश करें, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है कि वो सज़ा जब उनको मिलती है और मार और इस किस्म की जो चीज़ें की जाती हैं तो उससे वो बच्चे में एक और सख्ती सी आ जाती है और वो सख्त हो जाता है। उसके बाद फिर वो कहाँ ये सोचता है कि उसके बाद की सख्ती क्या है, वो मौत ही है, वो किसने देखी है, तो वो ढीठ हो जाता है। तो मैंने ये सोचा, जब मैं वहाँ पे रिसर्च हम कर रहे थे प्रॉपर, तो मैंने सोचा उनको देखे कि क्यों ना इनको तालीम दी जाए, उनको अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाई जाए, अच्छे और बुरे का फ़र्क उनको बताया जाए, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड में होते हैं वो एजुकेटेड नहीं है, उनके फैमिली के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट बनाकर उनको दिखाकर, क्योंकि उनको होती है पैसे की ज़रूरत बच्चों को, जाहिर सी बात है घर चलाने के लिए वो घर में एज अ चाइल्ड लेबर के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो चाह रहे होते हैं कि बड़ा अमाउंट मिल जाए, चलो बहन की शादी है, घर में और कोई इस किस्म के काम है, कोई नशे में पड़ गए हैं तो उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो लोग उनको यूज करते हैं। तो मैंने इस तरीके से वहाँ पे काम शुरू किया। मैंने कहा इनको तालीम प्रॉपर अगर दे दी जाए तो बच्चा जो है वो 1000 बुराइयों से बच जाएगा और उसको अच्छाई और बुराई की तमीज़ आ जाएगी। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के अंदर भी यही था कि भाई लोग कहते हैं कि वो मांगते क्यों हैं और वो बैड एक्टिविटीज़ के अंदर क्यों इन्वॉल्व होते हैं। तो जब मैं वहाँ गई और मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि जी आप मांगते क्यों हैं, आप कोई काम क्यों नहीं करते, तो उनका भी यही था कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कौन काम देगा, हमें लोग काम नहीं देते, हमें दुत्कारते हैं, धक्के मारते हैं। तो जाहिर सी बात है जब एक बंदा क्वालिफाइड नहीं है, कौन उसको अपनी फैक्ट्री में रखेगा, कौन उसको अपने शॉप के अंदर काम देगा, या पार्लर वगैरह भी अगर कोई चला रहे हैं तो उसमें भी हिसाब किताब, इन सब चीज़ों की तालीम की ज़रूरत तो हर चीज़ में है। तो मैंने फिर उनकी तालीम पर काम शुरू किया। मैंने कहा क्यों ना इनको पढ़ाया जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि एटलीस्ट मैट्रिक भी अगर वो कर जाते हैं तो इतना काम वो कर सकेंगे कि 2 वक्त का वो इज्जत के साथ कमा सकेंगे। कौन नहीं चाहता कि वो इज्जत के साथ कमाए। मेन मकसद यहाँ पे ये है कि तालीम नहीं है, तो जब भी ये जो है इस किस्म के काम और माशरे में जो है बुराइयां बढ़ रही हैं और जो है माशरे के अंदर जो है इस किस्म के काम हो रहा है, तो मेरा जो मेन मकसद है वो तालीम को आम करना है। अच्छा रेहाना साहबा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप ट्रांसजेंडर पे भी उनकी तालीम के सिलसिले के हवाले से भी आप जो है वो काम कर रही है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि अमूमन हमें सुनने में नहीं मिलती कि ट्रांसजेंडर पे भी जाहिर सी बात है कोई वर्किंग होती है इस हवाले से, क्योंकि उनको तो बिल्कुल ही हमारे माशरे में समझने के एक हिडन वो समझने के एक हिडन जो है वो जेंडर है हमारे ना, उनको इतना जो है ख़ास तौर पर नहीं वो लिया जाता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो फाउंडेशन है YUP यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो इसमें आपका क्या मकसद है? इसको जो आपने स्टार्ट किया है तो आपका ये माइंड में कैसे आया है कि मुझे इसको लेकर एक वर्किंग स्टार्ट करनी है? ये किस तरह से आपके माइंड में? माइंड में तो मेरे बहुत बचपन से ये चीज़ थी, क्योंकि मैं खुद एक पठान फैमिली से थी और पठान फैमिली भी हमारी वो वाली फैमिली थी कि जो बाजावर से हमारा ताल्लुक है, और हमारी फैमिली के अंदर एजुकेशन ऐसा जितनी ज़्यादा बल्कि थी ही नहीं उस वक्त। लड़कियों का पढ़ना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था, लड़के भी नहीं पढ़ रहे थे और मुझे भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मना किया गया, रोका गया। तो उस वक्त मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि मैंने अगर पढ़ लिया और PhD लेवल तक पहुँच गई मैं, तो मैं इस तालीम को आम करूँगी और मैं इसको फ्री दूंगी, क्योंकि ये इतनी मेन ज़रूरत है, इतनी आजकल के जब भी देखा जाए पुराने ज़माने से लेकर अब तक तालीम का तो पहला वर्ड ही ये था कि इल्म हासिल करो, इल्म से बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो अगर
मैंने उस वक्त ये सोचा कि अगर मेरा लेवल PhD तक पहुंच जाता है तो मैं इसको लोगों में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। ये एक चीज है, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलों से इसको गेन किया। मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं इसको आगे भेजूं, उसको दूसरों को दूं इसको, और इसी तरह से जिनको मिल रही है उनका ये फर्ज है कि उसको आगे भेजें उसी तरीके से, क्योंकि हमने भी लोगों के थ्रू सीखा है। हमने भी पैदाइशी ये चीज को इस तरह से नहीं करके PhD लेवल तक आ गए। जाहिर सी बात है गो थ्रू हुए हैं, डिफरेंट लोगों से हमें मिली है, बहुत सारे ऐसे लोग हमारी लाइफ में आए हैं जो जरिया बने हैं, तो क्यों ना हम किसी का जरिया बन जाए। लोगों के पास जरिए नहीं है, वसाइल नहीं है, क्यों ना हम किसी का जरिया बन जाए। तो ये चीज मेरे माइंड में थी और इसी कॉज को लेकर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट किया। तो ये आपने कब स्टार्ट किया, मतलब कौन से सन में आपने अपना ये वर्किंग स्टार्ट किया और अपना एक फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया, किस सन की बात है? जी, ये काम तो मैंने 2014 से स्टार्ट कर लिया था। 2014 में इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई थी, तब से हम कर रहे थे, लेकिन छोटे उस पर कर रहे थे हम, ऐसा जितना ज्यादा नहीं। लेकिन अब ये तकरीबन 3 साल से हम काफी माशाल्लाह इसमें एक्टिव हो गए हैं और इस काम को हमने काफी डिफरेंट सिटीज में भी ले गए हैं और बढ़ाया है हमने इसको। अच्छा, 2014 से लेके अब तक माशाल्लाह काफी साल इसको हो चुके हैं, तो आपने पाकिस्तान के डिफरेंट जो है वो सिटीज में आपने काम किया है, तो आपको मतलब क्या लगा कि कराची में तो तालीम का स्कोप है और मतलब यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही जो हमारी जनरेशन है वो बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत फास्ट है, तो दूसरे शहरों में आपको मतलब क्या लगा कि जैसे कोयटा में है कि लड़कियों की तालीम के खिलाफ है, वहाँ पर वहाँ का जो है मतलब वो उस चीज़ को नहीं सही समझता कि लड़कियों को तालीम हासिल करना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए, तो उसके अलावा और कौन से शहरों में आपको इस तरह के जो है वो जो है ये सिस्टम नज़र आया? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि तालीम कराची में आप कह रही हैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अब भी तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी भी अगर कराची की ही सिर्फ हम बात करें, इतने ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोई तालीम का सिस्टम नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी नहीं है तालीम का सिस्टम। जितने भी बैकवर्ड एरियाज को मैंने खुद जाकर सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को विजिट किया है, और वहां पर आप अगर जाकर देखें तो आपकी सोच हैरान रह जाएगी कि ये कराची है, ये स्कूल कराची के अंदर है। गाय भैंसे बकरे बांधे गए हैं वहां पर, लोगों ने अपने गधे बांधे हुए हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। स्कूल के नाम पर वो स्कूल तो है, वहां पे टीचर्स की पे भी जा रही होगी, 100% इस चीज का कह रही हूँ, लेकिन अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है कि बच्चे नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, स्कूल्स खाली हैं, बिल्कुल वो खंडरात बन चुके हैं। खौफ, मैंने अगर आप मेरे पेज पर जाकर देखें, मैंने उन स्कूल्स को डाला भी है कि बिल्कुल खौफ आता है अंदर जाकर कि ये स्कूल है, कौन माँ बाप ऐसे होंगे जिनका दिल करेगा कि वो अपनी बच्चियों को भेजें। और हम जिस चीज का आजकल रोते हैं कि बच्चियों में जिस तरह से केसेस हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई ये हो गया और वो हो गया, तो इतने खाली स्कूल्स खंडरात बने हुए हैं, बच्चे अगर जाएंगे और इस किस्म के, तो जाहिर सी बात है इस तरह के केसेस होंगे। दूसरी बात, कोयटा में, हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कोयटा में अभी जब मैं गई थी तो वहां पे वाकई अभी भी इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है, और उन लोगों के माइंड के अंदर ये चीज है कि आप जो है वो हमारी नस्लों को जो है वर्गला रहे हैं और आप जो है उनको हमारे खिलाफ कर रहे हैं। उनके माइंड में ये चीज है, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि अगर वो अपने हुकूक जान लेंगे तो हमारे आगे खड़े हो जाएंगे। वहां पे अभी भी ये सिस्टम है। मुझसे पहले जिन जो काम कर रहे थे उनको शूट किया गया और मुझे भी काफी डराया गया कि जी हम जो है वो उस तरह से ये है और वो है, वो बिल्कुल इस चीज को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। पहले से बेटर है, जा रहे हैं बच्चे, ये नहीं है कि नहीं है, छोटी बच्चियां जा रही हैं, लेकिन एक लेवल तक जाती हैं, इसके बाद स्टॉप कर दी जाती हैं। तो हमारे बैकवर्ड एरियाज में जो तालीम का सिलसिला जो आप कह रही हैं कि बिल्कुल स्टॉप हुआ है, तो उसकी क्या वजह है? गुर्बत है उसकी वजह, या कि आज भी हमारे जो मतलब हमारे माशरे के जो पेरेंट्स हैं उनके जहन में एक ये चीज़ जो है कि लड़कियों को तालीम हासिल नहीं करवानी है या लड़कियां जो है वो घर में ही अच्छी लगती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको कराची में भी देखने में मिला है? देखिए, गुर्बत की अगर आप बात करें तो 75% लोग तो गरीब हैं, वो तो गरीब है। मिडिल क्लास कितने, 15% और अपर लोग जो है वो 10% ही है पाकिस्तान में। तो जाहिर सी बात है उन 75% लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। उन बेचारों को ये है कि वो 2 वक्त का खाना कैसे पूरा करें फैमिली को। अब तालीम सिर्फ तालीम नहीं है, बच्चे बोल दिया कि जी बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, उसके पीछे उसका स्टेशनरी होती है, उसके बुक्स होती हैं, उसका बैग होता है, वाटर बॉटल होती है, हर दूसरे दिन बच्चे की पेंसिल्स का प्रॉब्लम चल रहा होता है, स्टेशनरी का प्रॉब्लम चल रहा होता है। और स्कूल के अंदर अगर देखा जाए तो जो इस किस्म के बैकवर्ड एरियाज की आप बात करें, वहाँ स्कूल कौन बनाए और कौन चलाए? गवर्नमेंट स्कूल्स जो बने हुए हैं वो प्रॉपर चल भी रहे हैं, मैं ये नहीं कहती, काफी ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम।
इसके अलावा अगर प्राइवेट है तो वो जाहिर सी बात है इन इलाकों में जो फीस रखी जाती है कितना रखें, बहुत कम रखते हैं तो फिर वो स्कूल नहीं चल पाते, आगे जाके वो स्कूल कुछ अरसे में बंद हो जाते हैं। अब उसके लिए फिर टीचर्स का होता है कि उन इलाकों में इतनी हाई क्वालिफाइड टीचर्स कहाँ से आए, ट्रेन टीचर्स कहाँ से आए, टीचर्स ट्रेनिंग का भी तो प्रॉब्लम है। अब जाहिर सी बात है ऐसे इलाके में अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ तो बच्चियाँ खुद पढ़ी लिखी नहीं है, अगर आप बाहर से हायर करते हैं तो उनको इतना बड़ा अमाउंट आप कैसे देंगे, वो भी तो अपनी डिमांड रखेगा ना। इतनी तालीम अगर बच्ची ने हासिल की हुई है तो इतने कम पैसों में तो वो नहीं पढ़ाएगी, वहाँ पे आकर इतना दूर ट्रैवलिंग कर उन इलाकों में आकर रिस्की है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे मसले मसाइल हैं और ये काम गवर्नमेंट का है कि वो अपने तरीके से इनको हल करे, जो कि नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है, इस हवाले से हमारे वजीर तालीम को देखना चाहिए ये चीज़ कि ऑलरेडी बच्चे कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई का जो है वो हर्जा हुआ है बच्चों का, वो नहीं जा पाए स्कूल, और उस हवाले से जैसे गरीब जो हैं वो तो गरीब बच्चे तो वैसे ही तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। वज़ीर तालीम को तो जी मैं यही कहूँगी सैयद गनी को कि आप चलें, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारा जाकर खुद विजिट किया है, एक स्कूल को मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे जाकर अगर थोड़ा सा काम हो जाए तो कितने बच्चे उससे फ़ायदा उठा लेंगे। और जाहिर सी बात है एक चीज़ है जब अवेलेबल भी है, ये भी नहीं कि नहीं है, लेकिन वहाँ पे काम नहीं हो रहा, क्यों स्टॉप है, उसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, क्यों नहीं वहाँ पे छापे पड़ते, क्यों नहीं मॉनिटरिंग की जाती है। एक चीज़ जब है और उसके नाम पर वहाँ पे फीसेस जा रही है, वहाँ के जो असातिज़ा हैं उनको जी पे भी प्रॉपर जा रही है, तो असातिज़ा कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, उनके एनरोलमेंट भी है तो बच्चे कहाँ हैं, किस जगह पे है, स्कूल क्यों खाली है, क्यों खंडरात बने हुए हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई थिंक हमारी जो है 70% आबादी जो है वो तो मतलब ऐसी है कि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे ही अगर बेयर कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो उसमें फिर तालीम को लेके बच्चों को पढ़ाना तो एक बहुत मुश्किल और मतलब समझ लें कि बहुत मुश्किल एक मरहला है। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो फाउंडेशन है, जाहिर सी बात है हर किसी को उसको रोल आउट करने के लिए स्पेसिफिक एक बजट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी फाउंडेशन की फंडिंग कहाँ से हो रही है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा मुझसे क्वेश्चन किया और इसका मैं आपको यही कहूँगी कि मैंने जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तो मेरे माइंड में ये था कि मैं खुद इसको चलाऊँगी, जितना मुझसे हो सका उतना मैं करूँगी इसमें काम। तो मैंने अपने ओन ही इसको स्टार्ट किया और खुद से ही चलाया, थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट किया। जिस तरह स्टार्ट में तो हम बहुत बड़े उस पर नहीं थे और मेरे माइंड में भी नहीं था कि इस तरह से हम आगे जाएंगे और इस तरह से ये मैं और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी लेके जाऊंगी। मेरा था कि एक छोटे मामूली से उस पर मैं इसमें काम करूंगी और जो है स्टार्ट में इतना ज़्यादा मेरे माइंड में नहीं था कि बड़े बजट पर भी जा सकती है ये चीज़। तो मैंने अपने ओन इसको स्टार्ट किया और फिर उसके बाद जो है अब तक जो है मैं जितना मुझसे होता है उतना मैं इसमें काम करती हूँ। और इसमें मेरे अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो मेरे साथ कंट्रीब्यूट कर लेते हैं और हम जाकर स्कूल में अगर जिस तरह से किसी स्कूल के अंदर स्कूल बैग्स की ज़रूरत है, बच्चों के स्कूल बैग्स फटे हुए हैं तो हमने उनको स्कूल बैग्स देनी है, स्टेशनरी देनी है। एक स्कूल था, उन्होंने हमसे कहा कि जी सुबह से शाम दोपहर तक बच्चे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास पानी का कोई पीने के पानी का कोई सिस्टम नहीं। कराची के स्कूल की मैं बात कर रही हूँ और वो बच्चे इतने गरीब हैं कि वो रोज़ वाटर बॉटल नहीं खरीद सकते और ना वो पानी की बॉटल खरीद सकते हैं कि रोज़ अपने घरों से पानी लेकर आए। तो सुबह से लेकर दोपहर तक वो बच्चे प्यासे बैठे रहते हैं। अब ये मुझे बताएं कि सुबह से लेकर दोपहर तक कौन बच्चा प्यासा बैठ सकता है और इस तरह से वो कर सकता है। तो उस स्कूल के लिए हमने वाटर बॉटल अरेंज की और वो अच्छी वाली थोड़ा क्वालिटी की हमने दी ताकि वो तकरीबन साल तक तो वो बच्चा चला सके। और वो बच्चे माशाल्लाह ऐसे हैं कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप जाएं और देखें कि वो मामूली चीज़ भी इतनी खुशी उनके लिए वो बड़ी खुशी होती है और वो उसको इतना एहतियात से और मतलब इतनी उससे वो करते हैं कि मैंने आज से कई महीने पहले स्कूल बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे हरीपुर हज़ारा में और अब की दफ़ा जब मैं गई थी तो सारे बच्चों के पास वही आपके बैग मुझे नजर आ रहे थे। तो वो इतने अच्छे तरीके से हमारे बच्चों की तरह नहीं है कि बड़े बड़े गिफ्ट्स भी उनको दे दें तो जी उनके लिए कोई मायने ना रखे, उनके लिए वो बहुत मायने रखते हैं और बहुत इस्तेमाल करते हैं तरीके के साथ उसको। तो इस तरह से मैं जाती हूँ, पूछती हूँ उन स्कूल्स के अंदर कि जी उनकी क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। जिस तरह से कोयटा में मैं गई थी तो उन्होंने बताया कि वो बच्चे जो है वो ज़मीन पे बैठे हुए थे और सर्दी थी और वो एक होल था बस क्लास में, उसी के थ्रू लाइट भी आ रही थी और हवा भी आ रही थी और वो इतनी ज़्यादा सर्दी के अंदर बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं तो वहाँ पे तो बर्फबारी भी हो जाती है और किसी के जाहिर सी बात है मौसम पे डिपेंड करता है। वो ज़मीन पे बच्चों ने पाँव में जूतियाँ भी नहीं उन बच्चों की और इस तरह से देखकर जी फील होता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपको फर्नीचर का अरेंज करके दूंगी, स्कूल चेयर जो चेयर्स होती हैं उनका, ताकि बच्चे एटलीस्ट ऊपर बैठें। तो ये है कि थोड़ा सा और वहाँ पे जो लाइटिंग का मसला था वो जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दिए। तो ये काम तो इंसान अपने बजट में से अगर तौफीक को अल्लाह वो दे, लेकिन आगे इंशाल्लाह हमें ज़रूरत है और मैं ये फील करती हूँ कि बड़े पैमाने पर जिस तरह से हम आगे काम करने जा रहे हैं तो इसमें हमें ज़रूरत है। और कोई लोग हमारे साथ अगर मिलना चाह रहे हैं और हमारे साथ चाह रहे हैं कि चल के आगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप आए अपने हाथ से दें, खुद करें,
ताकि आपको उसका सवाब भी ज़्यादा मिले। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आप चलें हमारे साथ, जो भी चीज़ आप कर सकते हैं, जो भी आपका दिल मानता है, आप चलें, अपने हाथ से करें। तो ये बिल्कुल रेहाना साहिबा, बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन एक ब्रेक का टाइम हुआ है, तो नाज़रीन चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ।